और गाउस थ्योरम को समझने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझना ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके पहले वीडियो में आपको बताया जा चुके हैं, आप उस वीडियो को ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आपका क्लियर है तो गाउस थ्योरम आपको बढ़िया से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में थोड़ा सा बता दूँ, रिवाइज करा दूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या है, मेजरमेंट होता है। तो मैथमेटिकल फॉर्म में द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज इक्वल टू द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। क्या था, सपोज कर लो कि ये कोई सरफेस है जो कि बहुत ही स्मॉल है, स्मॉल एरिया है इसका, और इसका एरिया वेक्टर क्या है, डी वेक्टर है। एरिया वेक्टर के बारे में भी बताया गया था। एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटीज हुज मैग्नीट्यूड एरिया ऑफ द सरफेस। एरिया वेक्टर क्या होता है कि एक एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया या वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं जिसका डायरेक्शन कैसा होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जैसे ये सरफेस है तो इस पर एरिया वेक्टर डायरेक्शन कैसा होगा, इस पर हम क्या करेंगे, ड्रा द परपेंडिकुलर लाइन ऑन द सरफेस इन आउटसाइड। ठीक है, ड्रा द परपेंडिकुलर लाइन ऑन द सरफेस इन आउटसाइड। वही इस सरफेस का क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा, और इस हमने क्या कर दिया, डी ए। सपोज कर लो कि इस सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो क्या हो रही है, एंगल थीटा पर पास हो रही है। अब इस सरफेस से, ये कैसा सरफेस है, स्मॉल सरफेस है। कैसा सरफेस है बच्चों, ये स्मॉल सरफेस है, और स्मॉल सरफेस से जो पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो भी बहुत ही क्या होता है, थोड़ा होता है। क्यों, क्योंकि अगर सरफेस छोटा है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास होगी, बहुत ही थोड़ी सी होगी। तो इससे पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। और इस फ्लक्स को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। और अकॉर्डिंग टू अभी जो डिफिनेशन बताई इन मैथमेटिकल फॉर्म, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज इक्वल टू द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट किससे शो करते हैं, डॉट से। तो क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। Vector E dot vector dA we can write E dA cos theta, where theta is angle between area vector and electric field. Area vector and electric field, या कह सकते हो कि एंगल थीटा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ सरफेस, यानी कि डायरेक्शन ऑफ सरफेस और E के बीच का एंगल होता है थीटा। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। स्केलर प्रोडक्ट आपने पढ़ा होगा, तो ये फार्मूला उसी से ब्रेक किया गया। ए डी ए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में थोड़ा जानकारी आपको दिया गया। अब गाउस थ्योरम देखो क्या होती है। तो अकॉर्डिंग टू गाउस थ्योरम, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/epsilon naught times the net charge present inside the closed surface. According to Gauss theorem, phi equal q enclosed by epsilon naught, यानी किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उस सरफेस के अंदर उपस्थित या प्रेजेंट कुल चार्ज का 1/epsilon naught चार्ज होता है। तो फार्मूला क्या होगा, फाई इक्वल क्यू इन अपॉन epsilon naught। अकॉर्डिंग जैसे मान लिया सपोज दैट ये क्या है, कोई सरफेस है, क्लोज सरफेस है, उसके अंदर क्या है, कोई चार्ज की हुआ है। तो अब बताओ इस सरफेस से चार्ज होने वाला या पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, फाई इक्वल क्यू इन, यानी कि क्या होगा, प्रेजेंट ऑफ चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। तो इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है, तो क्यू इन की वैल्यू क्या होगी, क्यू अपॉन epsilon naught। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, the electric flux passing through a closed surface is equal to
1/epsilon times of net charge present inside the closed surface। क्लियर है स्टूडेंट्स इतना आपको? इसे हम प्रूव करेंगे, अप्रूविंग करेंगे इसके, इसे नोट कर लो। किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? फाई इक्वल क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस फार्मूला को हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके पहले आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला एक पढ़ा था, क्लोज सरफेस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, और डी ए को हम डी एस भी लिख सकते हैं। डी ए भी किसी किसी बुक में डी ए दिया होता है और किसी किसी बुक में डी एस भी दिया होता है, क्योंकि ए मीन्स एरिया और एस मीन्स सरफेस। इसे नोट कर लो। अब देखो प्रूव करेंगे, गॉस थ्योरम को प्रूव करेंगे। कैसे प्रूविंग करेंगे इसको? प्रूफ सपोज कर लेते हैं कि एक चार्ज क्या है? क्यू, और इसके सराउंडिंग स्मॉल आर रेडियस का एक गॉसियन सरफेस लेते हैं, एक क्लोज्ड सरफेस। क्या ले लेंगे? क्लोज्ड सरफेस। कैसा क्लोज्ड सरफेस है ये? स्फेरिकल है, क्योंकि आपका जो चार्ज है वो भी कैसा है? स्फेरिकल या भी पॉइंट चार्ज है। ठीक, यहाँ पे सपोज कर लिया कि एक चार्ज है, क्या है? क्यू है, जिससे हमने स्मॉल आर रेडियस के एक स्पेन में क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। क्योंकि गॉस थ्योरम तभी भी किसी पर अप्लाई हो सकता है जब चार्ज क्या क्लोज सरफेस के अंदर बंद हो। ठीक, अब क्या करते हैं? इस सरफेस से, यानी इस क्लोज, ये कैसा सरफेस है? ये है, इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होता है? गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होता है। कैसा है? इमेजिनरी सरफेस है, जो किसी भी चार्ज को बंद करने के लिए हम लोग इमेजिन करते हैं। और इस गॉसियन सरफेस के एवरी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी? सेम होती है। क्यों? क्योंकि ये अगर स्फीयर के सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है तो इस चार्ज से इसका डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस, हर पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा। तो इस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी एवरी पॉइंट पे क्या आएगी? सेम आएगी। ठीक, तो गॉसियन सरफेस के एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? सेम होती है। अब देखो हमें क्या करना है? हमें इस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? लेट अस कंसीडर या स्मॉल एरिया डी ए। इसे क्या यहाँ पे क्या ले, एक स्मॉल एरिया डी ए ले लेते हैं, और इस एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा वो डी ए का डायरेक्शन कैसा होगा? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जैसे मान लो क्या है, ये है आपका स्फेयर, ये क्या है? स्फेयर है, और ये इसका क्या हो गया? सरफेस होगा। इसी पर थोड़ा सा स्मॉल एरिया सपोज किया गया है। अब इस सरफेस पे या इस एरिया वेक्टर का आपको डायरेक्शन देखना, तो क्या करेंगे? एक लाइन परपेंडिकुलर, ड्रा द परपेंडिकुलर लाइन ऑन द सरफेस। इस सरफेस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, तो ये लाइन किधर मिली? इन क्या हुआ? आउटसाइड। तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, ये कह सकते हो कि इस सरफेस के एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो आउटसाइड होगा। और यहाँ पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो आंसर क्या होगा? ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज। यानी पॉजिटिव चार्ज अगर कहीं पे होता है तो इसके द्वारा यहाँ पे अगर आपको से बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता हो तो ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? अलोंग द डी ए, अलोंग द डी ए। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए थीटा इक्वल क्या होगा? 0 होगा। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल 0। तो हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ स्मॉल एरिया, इस स्मॉल एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो फार्मूला लगाएंगे, डी फाई इक्वल ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ पे देखो थीटा इक्वल क्या आ जाएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही है और एरिया वेक्टर क्या है? डी ए। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है? 0, का 0 की वैल्यू क्या होगा? 1, तो क्या हो गया? ई डी ए। यहाँ पे आ गया इस स्मॉल एरिया से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ई डी ए। यहाँ पे डी फाई ई का मतलब क्या है? क्योंकि आपने स्मॉल एरिया लिया है, स्मॉल एरिया से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा? थोड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इस एरिया से पास होने वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी? बहुत ही कम होगी।
किसके रिस्पेक्ट में? पूरे स्फीयर के रिस्पेक्ट में। अब क्या निकालेंगे? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ गॉसियन सरफेस। किसके सरफेस? गॉसियन सरफेस। तो कैसे निकलेगा? देखो यहाँ पर हमने एरिया माना था, ये एरिया क्या था? डी ए था, और उतना बड़ा एरिया फिर ले लेते हैं, फिर डी ए ले लेते हैं। सपोज दैट ये फिर स्मॉल सेगमेंट हो गया डी ए, तो इस डी ए से भी पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा? डी फाई ए, और फिर उतना ही एरिया ले लेते हैं, तो इस एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? डी फाई ई। क्लियर है? यानी इतना अगर एरिया है, पूरे स्फीयर को अगर डी ए में बांट दे तो हर डी ए से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो डी फाई ई होगा, और सभी डी फाई ई को अगर ऐड कर लिया जाए तो पूरे यानी होल गॉसियन सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। तो इसे हम डी फाई ई को इंटीग्रेशन मेथड से क्या कर ले? ऐड कर ले। सिग्मा मेथड से भी ऐड कर सकते हैं और इंटीग्रेशन मेथड से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन मेथड से ही आपको पूरी फिजिक्स आगे पढ़नी है, इसलिए हम यहाँ पे इंटीग्रेशन मेथड का ही यूज करते हैं। अब डी फाई ई की वैल्यू क्या है? ए डी ए। यहाँ देखो ए क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन डी ए, और यहाँ पे देखो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ए इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्या हुआ? आर स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा फाई ए इक्वल, ए की जगह पे हो जाएगा, एक जगह रिप्लेस करो, ए की वैल्यू रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू डी ए। यहाँ पे देखो डी ए को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे डी ए है क्या? यहाँ पे डी ए क्या है? यहाँ पे डी है क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी ए जो है यहाँ पे होल गॉसियन सरफेस, होल गॉसियन सरफेस का एरिया। तो होल गॉसियन जो सरफेस है वो कैसे किस शेप में है? स्फीयर के शेप में है, और स्फीयर का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ द स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो फाई इक्वल हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से आपने प्रूफ कर लिया गॉस थ्योरम। According to Gauss theorem, the electric flux passing through any closed surface is equal to the 1/epsilon naught, 1/epsilon naught net charge of enclosed, net charge present inside the enclosed surface. Clear है स्टूडेंट्स? अब देखो इस पर एक दो मिनट एनालिसिस कर लेते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा, प्रूविंग बढ़िया सीख लीजिएगा। इस पर ये इंपॉर्टेंट प्रूविंग है। यहाँ पे सपोज कर लेते हैं न्यूमेरिकल फास्ट, और आपसे पूछा गया, मान ली सपोज दैट क्या है ये एक क्यूब है, ये क्या है? क्यूब। यहाँ पे हमने क्या कर लिया? क्यूब ले लिया, ठीक, और इसके सेंटर पे क्या लगा है? एक चार्ज रखा है। ये क्या है? इसके सेंटर पे एक चार्ज क्या रखा? क्यू रखा हुआ है। आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्यूब फर्स्ट, और सेकंड पूछा गया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच सरफेस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब, और सेकंड क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच सरफेस। क्वेश्चन सोच कर लगाइए। देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या बोला गया है? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द 1/epsilon टाइम्स नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। यानी किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर उपस्थित कुल चार्ज का 1/epsilon टाइम्स होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्या लिखेंगे? फाई इक्वल, अब इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है? एक चार्ज क्यू, तो क्यू बाई क्या हुआ? एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर हो गया। तो क्या हुआ? एक क्यूब से पास होने वाले जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया वो कितना हो? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच सरफेस। यहाँ पे देखो क्यूब में कितने सरफेस है? क्यूब में कितने सरफेस? तो हाउ मेनी सरफेस इन क्यूब? तो 6 सरफेस है। कितने सरफेस है? 6 सरफेस है। और एक सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा? अगर 6 सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
तो एक सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा Q/6 इंटू एप्सिलॉन नॉट, यानी 6 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 6 सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स इतना है, तो एक सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, एक सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। क्लियर है इतना? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक चार्ज रखा है और ये रेडियस इसकी 2 सेंटीमीटर। कितना रेडियस है, 2 सेंटीमीटर। ये क्या है, एक स्फीयर। कैसा है ये, स्फीयर है और जिसकी रेडियस क्या है, r = 2 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा जा रहा है कि पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या पूछा जा रहा है, पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाई स्फीयर। फिर सेकंड क्वेश्चन से पूछा जा रहा है अगर रेडियस को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाए, अभी क्या है 2 सेंटीमीटर है और रेडियस को 4 सेंटीमीटर कर दिया जाए, तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो देखिए क्या होगा, फर्स्ट केस में क्या होगा, केस फर्स्ट में जब रेडियस 2 सेंटीमीटर तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो 5 इक्वल, बताइए इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है, एक चार्ज है Q, तो Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट फार्मूला होता है इसका, गॉस का। तो Q इन यानी Q इन का मतलब वो स्फीयर के अंदर क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, कितना चार्ज है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जब रेडियस आपकी 2 सेंटीमीटर थी, फ्लक्स कितना है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जब रेडियस आप क्या कर दो, यहाँ पे क्या है, वेन r = 2 सेंटीमीटर, तब आपने फाइंड किया। लेकिन जब रेडियस क्या हो गया, r = 4 सेंटीमीटर हो जाए, तब फ्लक्स कितना होगा, सोच कर बताओ जल्दी से। मेरे सॉल्व करने से पहले आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। वेन r = क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो, अगर रेडियस को आप क्या कर देते हो, ट्वाइस कर देते हो, यानी 4 सेंटीमीटर करने का मतलब क्या है, ट्वाइस कर दे रहा है, ट्वाइस। रेडियस क्या होगी, 4 सेंटीमीटर, r = क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। तब इस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे ये Q और जो पॉजिटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज होता है, उससे जो लाइंस होती है इनफाइनाइट लाइंस निकलती हैं। सपोज कर लो यहाँ से कुछ लाइंस क्या हो रही है, निकल रही है। बताओ, काउंटिंग करो, इस स्मॉल सरफेस से कितने लाइन पास हो रही है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब आप बताओ, ये जो बिग सरफेस है, यानी जब रेडियस 4 सेंटीमीटर हो गई, तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी गुजर रही है, तो वहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब भी 7 है, पहले भी 7 थी और अब भी 7। ठीक, तो यानी स्मॉल स्पेयर से भी 7 लाइन पास हो रही थी और बिग स्पेयर से भी 7 लाइन पास हो रही है। मीन्स जो लाइन स्मॉल से पास हो रही है वही क्या हो रहा है, बिग से भी पास हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस, यानी जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही है किसी भी सरफेस, अगर इससे 7 हो रही है और इससे भी 7 पास हो रही है, तो दोनों के इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा, सेम आएगा। तो रेडियस को इंक्रीज करना या डिक्रीज करने पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी साइज ऑफ द क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पे फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा Q/ε0, because size of the object या size of the enclosed surface do not depend on इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये आंसर हो गया। ठीक, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। प्रयास करने से कभी भी निराशा हाथ नहीं लगती डियर स्टूडेंट्स, इसलिए आप लोग सभी मेहनत करिए जिससे कि आप अपने क्लास में नंबर 1 पोजीशन पे आ सके। थैंक यू वेरी मच।